दोस्तों, आप सभी को पता है कि नया इनकम टैक्स एक्ट आपका लागू होने वाला है और नया इनकम टैक्स लागू होने के बाद सबसे पहले जो आपको नए फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, वो टीडीएस और टीसीएस के होंगे। क्योंकि आपको थोड़ा-सा इसको मैं ब्रीफिंग दूँगा और उसके बाद आज की ये वीडियो पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आप सबको ये बता दूँ कि 1 अप्रैल 2026 से पूरे भारत में न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो रहा है, राइट? और आपको इसमें स्पेशली जिन 4 चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है, उसमें सबसे पहले आपकी आईटीआर फाइलिंग, एडवांस टैक्स का पेमेंट, टीडीएस और टीसीएस। रेगुलर कंप्लायंसेस की अगर मैं बात करूँ, तो ये 4 कंप्लायंसेस हमें रेगुलरली डायरेक्ट टैक्स में करनी होती है। आईटीआर फाइलिंग की अगर मैं बात करूँ, तो जो सबसे पहला टैक्स ईयर इसमें देखिए टैक्स ईयर का मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो जो सबसे पहला टैक्स ईयर होगा कौन-सा? टीवाई 2026-27। अब ये जो आपका 2026-27 है ना, इसको हम क्या मानेंगे? टैक्स ईयर मानेंगे। तो इसकी जो आईटीआर फाइलिंग होगी, वो कब होगी? जुलाई 2027 में होगी। ऑडिट में जो लोग हैं, तो सितंबर 2027 में होगी। तो ये अभी समय है उसके लिए। तो न जो नए इनकम टैक्स फॉर्म्स आपको मिलेंगे, नए इनकम टैक्स एक्ट के जो फॉर्म्स हैं, नए इनकम टैक्स फॉर्म, नए आईटीआर, वो तो उसको समय है, वो तो अभी 27 की बात होगी, राइट? एडवांस टैक्स का भी सेम क्राइटेरिया, एडवांस टैक्स आप क्वार्टरली बेसिस पे भी देते हैं। उसके अलावा आप अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में अपना आईटीआर फाइल करने जाएँगे, तो एडवांस टैक्स आप 15 मार्च तक आपको जमा कराना पड़ता है। मेन जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आपको ध्यान रखना है कि ये नया इनकम टैक्स का सबसे पहले असर, नए इनकम टैक्स एक्ट का सबसे पहला असर आपको सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा? टीडीएस और टीसीएस में, क्योंकि टीडीएस और टीसीएस की जो कंप्लायंसेस होती है, वो क्वार्टरली होती है। तो जैसे आप पहला क्वार्टर होगा, अच्छा कंप्लायंसेस क्वार्टरली होती है और इनकी जो पेमेंट आपको करनी पड़ती है, इनके चालान आपको मंथली बेसिस पे जमा कराने पड़ते हैं और इनके स्टेटमेंट आपको क्वार्टरली बेसिस पे जमा कराने पड़ते हैं। तो जो नए फॉर्म्स आपको टीडीएस, टीसीएस के देखने को मिलेंगे, वो आपको अप्रैल, मई, जून पहले क्वार्टर के आपको जुलाई में फाइल करने हैं, तो जुलाई में देखने को मिलेंगे। तो आज की मेरी वीडियो स्पेशली फाइनेंशियल ईयर 2026-27 यानी नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 की एप्लीकेबिलिटी के बाद आपके टीडीएस और टीसीएस में क्या-क्या परिवर्तन हो रहे हैं? क्या एग्जिस्टिंग फॉर्म रिप्लेस करेंगे नए फॉर्म को? उसके ऊपर और क्या ड्यू डेट होगी? आज मैं आपको इस छोटी-सी वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं टीडीएस का पेमेंट। हम सबको ये पता होना चाहिए कि टीडीएस जो होता है, जिस भी महीने में आपने डिडक्ट किया या आपकी लायबिलिटी जिस भी महीने की बनी, जैसे अप्रैल महीने का टीडीएस आपको जमा कराना होता है अगले महीने की 7 तारीख तक। तो अप्रैल 2026 की ड्यू डेट टीडीएस जमा कराने की, पेमेंट करने की कब होगी? 7 मई। मई का आपको 7 जून, जून का आपको 7 जुलाई, जुलाई का आपको 7 अगस्त, अगस्त का आपको 7 सितंबर, सितंबर का 7 अक्टूबर, अक्टूबर का 7 नवंबर, नवंबर का 7 दिसंबर, दिसंबर का 7 जनवरी, जनवरी का 7 फरवरी और फरवरी का 7 मार्च। लेकिन मार्च का जो लास्ट महीने का टीडीएस जमा कराने के लिए आपको गवर्नमेंट 30 दिन का समय देती है। मार्च का कब कराना होगा आपको? 30 अप्रैल 2027 को कराना। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही है, जैसा अभी करंट में मैकेनिज़्म है। टीडीएस का चालान का जो मैकेनिज़्म है, टीडीएस का जो चालान होता है 281 आईटीएनएस 281। तो ये जो पेमेंट हम करेंगे टीडीएस का, जिन-जिन भी सेक्शन में आपने टीडीएस काटा है, एक चीज़ और समझिए आप,
कि हो सकता है कि जैसे अप्रैल की बात करूं तो मान लो मैंने सैलरी पर भी टीडीएस का डिडक्शन किया है, प्रोफेशनल फीस पे भी मैंने टीडीएस का डिडक्शन किया है, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते वक्त भी मैंने टीडीएस का डिडक्शन किया, तो आप समझिए यहाँ पर 3 डिफरेंट सेक्शन हो गए। तो टीडीएस का जो पेमेंट हम करते हैं, चालान जो बनाते हैं, वो सेक्शन वाइज बनाते हैं। तो अगर आपने 3 अलग-अलग सेक्शन का डिडक्शन किया है, तो आपको 3 चालान एटलीस्ट बनाने पड़ेंगे। मिनिमम कितने चालान बनाने पड़ेंगे? टीडीएस का जो पेमेंट होता है ITNS 281 जो हम भरते हैं, जो फॉर्म होता है, चालान होता है टीडीएस का, वो सेक्शन वाइज चालान बनाना पड़ता है। कैसे बनाना पड़ता है? सेक्शन वाइज। तो अगर आपने किसी महीने में मल्टीपल सेक्शन में टीडीएस का डिडक्शन किया है, तो आपको उतने ही नंबर ऑफ चालान बनाने पड़ेंगे, याद रखिए। राइट? तो ये आपका चालान, उनकी ड्यू डेट का मैकेनिज्म है, कोई परिवर्तन नहीं है, सेम टू सेम। अभी भी वर्तमान में यही मैकेनिज्म है और आगे भी आपको सेम मैकेनिज्म ही देखने को मिलने वाला है। मैं बार-बार बता रहा हूँ, आपने मेरी पहले भी बहुत सारी नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 से रिलेटेड वीडियो सुनी है, देखी होगी। मैं बार-बार आपको एक ही बात बता रहा हूँ कि आपको इसमें सिर्फ नंबरिंग बदली है, आपको फॉर्म नेम बदले हैं, सेक्शन नेम बदले हैं, नंबरिंग रीअरेंजमेंट की गई है, मैकेनिज्म में कोई बड़ा बदलाव नहीं है, राइट? अब बात करते हैं टीडीएस रिटर्न की। देखिए, टीडीएस में 2 चीजें करनी है आपको। टीडीएस की जो कंप्लायंसेस होती है, उसमें 2 ही तो चीजें होती है, 2 क्या 3 चीजें मान लो, अपन 3 पकड़ लेते हैं। जो डिडक्टर होता है, उसको 3 तरीके के कंप्लायंसेस करने होते हैं। पहला, जो टीडीएस उसने डिडक्ट किया, उसको चालान बना के गवर्नमेंट को जमा कराना। चालान का नाम क्या होता है सर? टीडीएस के चालान का नाम होता है ITNS 281। दूसरा दूसरा आपको टीडीएस का क्या करना पड़ता है? टीडीएस के स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं, याद रखिए, क्वार्टरली बेसिस पे। रिटर्न फाइलिंग कहते हैं, तो उनको कहते हैं टीडीएस स्टेटमेंट। तो आपको टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करना होगा, ये आपको क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करने होते हैं, और ये जो स्टेटमेंट होते हैं उसमें अलग-अलग सेक्शन में अलग-अलग फॉर्म होते हैं, याद रखिए। जैसे सैलरी की मैं बात करूं, तो अभी वर्तमान में सैलरी के केस में जो टीडीएस स्टेटमेंट होता है उसे 24Q कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी वर्तमान का मतलब ये है कि ये लास्ट महीना ही है, इसके बाद तो मैं वर्तमान बोलूंगा नहीं, ओल्ड बोलूंगा। उसके बाद शायद मैं कभी 26 24Q 26Q नाम ही नहीं लूँ आपके सामने। 10 दिन बाद मैं ये नाम कभी नहीं लूंगा, क्योंकि इनके नाम क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। नए फॉर्म 24Q जो सैलरी का फॉर्म है, वो अब आपको भविष्य में, याद रखिएगा, आप जब पहला क्वार्टर का अपना टीडीएस स्टेटमेंट फाइल करेंगे सैलरी के लिए, किसके लिए? सैलरी के लिए, याद रखिएगा, तो आपको फॉर्म 138 फाइल करना हो। जो लोग आज तक 24Q भरते थे, अब उनको कौन सा फॉर्म भरना है? 138 भरना है, क्वार्टरली बेसिस। साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट होते हैं, अब आप समझिए, नए इनकम टैक्स एक्ट में 138 किसके लिए साहब? सैलरी का रिटर्न है, याद रखिएगा, क्वार्टरली रिटर्न है। सेम मैकेनिज्म है, बाकी सब कुछ नाम बदला है, कोई आपको और बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। अप्रैल से जून क्वार्टर का आपको भरना होगा 31 जुलाई तक, यानी जैसे क्वार्टर खत्म होता है उसके बाद वाले महीने की लास्ट तारीख। तो अप्रैल से जून वाला 31 जुलाई तक, वर्तमान में भी यही नियम है। जुलाई से सितंबर तक 31 अक्टूबर, वर्तमान में भी यही नियम है सेकंड क्वार्टर के। अक्टूबर से दिसंबर थर्ड क्वार्टर का 31 जनवरी, वर्तमान में भी यही नियम है। और चौथे क्वार्टर का जनवरी से मार्च का आपको 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है, तो वो 31 मई होता है, वर्तमान में भी यही नियम है। यानी ड्यू डेट में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है, फॉर्म नेम बदला है। जो लोग अभी तक 24Q याद रखते थे, अब उनको याद करना है 138। 1 अप्रैल के दिन अगर मैं आपका टीडीएस का टेस्ट लूं और मैं ये बोलूं कि फॉर्म 138 क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? सर, ये टीडीएस का रिटर्न है सैलरी वालों के लिए, क्वार्टरली स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट एक ही बात है, राइट? और तीसरी जो इसमें कंप्लायंसेस होती है ना टीडीएस में, वो होता है सर्टिफिकेट। जिनका आपने टीडीएस काटा होता है ना, आपको उनको सर्टिफिकेट इश्यू करना होता है, जिसे हम कहते हैं टीडीएस सर्टिफिकेट। तो ये 3 काम टीडीएस की कंप्लायंसेस में आते हैं, और एक अकाउंटेंट को ये चीजें आनी चाहिए।
चालान बनाना जो कि बहुत आसान है, स्टेटमेंट फाइल करना भी बहुत आसान होता है, इसकी यूटिलिटी होती है, उसमें आपको चालान की डिटेल डालनी होती है, डिडक्टिव की डिटेल डालनी होती है और आप स्टेटमेंट फाइल कर लेते हैं उसका। और सर्टिफिकेट इश्यू करना, आप ट्रेसेस के पोर्टल पे जाके सर्टिफिकेट डाउनलोड करके सामने वाले को देना होता है, दैट्स इट। सो टीडीएस की कंप्लायंसेस आपको, अगर आप ऑडिट में हैं, ऑडिटेड एसएससी है, आपने कई तरह के पेमेंट करते हैं अपने बिजनेस में से, कई तरीके के सर्विसेज के अगेंस्ट में पेमेंट करते हैं, चाहे वो रेंट हो, सैलरी हो या प्रोफेशनल फीस हो या कॉन्ट्रैक्टर को आप पेमेंट करते हो, उस केस में आपको टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी होती ही होती है। हालांकि सेक्शन बहुत सारे हैं टीडीएस के, लेकिन एक नॉर्मल एक रूटीन बिजनेस में कुछ 5-7 तरीके के ऐसे सेक्शन होते हैं जो आप नॉर्मली आपके बिजनेस में आते हैं। तो उस केस में आपको वो 5-7 सेक्शन पता होने चाहिए और उनके अंतर्गत आपकी ये जो प्रोसीजर है, प्रैक्टिकल प्रोसीजर है चालान स्टेटमेंट सर्टिफिकेट की, वो आपको पता होनी चाहिए। अभी हम लोग देखिए, अभी मेरा बिल्कुल, अभी तो हम स्टार्टिंग में हैं, हम आगे जाके भविष्य में इन सारे फॉर्म्स को कवर भी करेंगे। तो मैं आपको अगर कोई फॉर्म वाइज भी बदलाव है तो उस पर भी बातें करूंगा। आपको आज की तारीख में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि टीडीएस की जो चालान की ड्यू डेट्स होती है वो सेम है, टीडीएस की स्टेटमेंट फाइलिंग की ड्यू डेट भी सेम है, पहले जैसी है, फॉर्म नेम बदले हैं। टीडीएस सैलरी के केस में टीडीएस रिटर्न अब क्या कहलाएगा? 138। और नॉन सैलरी टीडीएस रिटर्न, अभी अभी मैं बता रहा था, जैसे रेंट हो गया, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट हो गया, प्रोफेशनल फीस हो गया, इनके केस में टीडीएस रिटर्न पहले होता था 26Q, बहुत ही पॉपुलर है ये 26Q। वो अब आपको याद रखना पड़ेगा 140, याद रखिएगा। नॉन सैलरी यानी अदर के केस में अब कौन सा फॉर्म है? 140। 26Q का नाम बदल गया है 140, और ये सेम फाइलिंग ड्यू डेट्स होगी, 138 की, 140 की और 144 की। 144 होता है नॉन रेसिडेंट टीडीएस रिटर्न। अगर आपने कोई पेमेंट किया किसी एनआरआई को, तो उसका जो टीडीएस काटा वो आपको यहाँ पर 27Q में फाइल करना होता है। तो 24Q, 26Q और 27Q, ये तीनों ही टीडीएस स्टेटमेंट है। और ये तीनों रिप्लेस होकर कौन कौन से हो गए? 140, 138, 140 और 144, याद रखिएगा 144। ये होता है एनआर के केस में टीडीएस रिटर्न, नॉन रेसिडेंट को आपने पेमेंट किया, टीडीएस रिटर्न, राइट, याद रखिएगा। 24Q को रिप्लेस किया है 138 ने, 26Q को रिप्लेस किया 140 ने, 27Q को रिप्लेस किया है 144 ने, और एक और स्टेटमेंट के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है 141। अभी रिसेंटली हमने भरा है 141, याद है आपको? हाँ, प्रॉपर्टी के केस में आपने टीडीएस काटा था, 26Q भी भरा था। ये 26Q भी आगे जाके आपका 141 हो जाएगा। 26QC रेंट का पेमेंट का आपका 141 हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके अलावा 26QD कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को आपने कोई पेमेंट किया, याद रखिएगा, बड़ा भुगतान किया, तो ये 26QD में आता है, ये आपका 141 हो जाएगा। और एक और यहाँ पर 26QE, ये आप वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर किया, उस पर टीडीएस काटा, इन सब को रिप्लेस कर रहा है कौन सा सेक्शन? 141। तो ये भी टीडीएस स्टेटमेंट ही है, लेकिन ये स्पेसिफिक केस में एप्लीकेबल होते हैं, और ये तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है 26QB। अगर आप 50 लाख रुपए से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको 26QB के अंतर्गत टीडीएस का डिडक्शन करना और गवर्नमेंट को जमा कराना है। ये चालान कम स्टेटमेंट है, ये सारे मैंने जो नाम लिखे हैं ये चालान कम स्टेटमेंट है। अब ये भविष्य में आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा, कौन सा? 141 का। अब देखिए, मैंने आपके सामने अभी अभी में 3 फॉर्म की जिक्र की है, 138, 140, 144, ये रेगुलर टीडीएस स्टेटमेंट है तीनों। और एक और यहां पर मैंने जिक्र किया 141, ये चालान कम स्टेटमेंट है। 138 इज फॉर सैलरी, 1 अप्रैल 2026 से आपको याद रखना सैलरी का टीडीएस स्टेटमेंट कौन सा? 138। 140 नॉन सैलरी यानी अदर देन सैलरी 140। 144 फॉर द नॉन रेसिडेंट, आपने पेमेंट किया किसी एनआर को तो 144।
ये सारे के सारे रेगुलर स्टेटमेंट है, क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होंगे, और ये इंसिडेंट होने पर फाइल होंगे 141, जो कि आपका जैसे प्रॉपर्टी की परचेज हो गई 50 लाख से ऊपर की, 50,000 से ऊपर का रेंट आप पे कर रहे हो, ऑडिट में नहीं हो तो आपको 26 क्यूसी में फाइल करना होता था। अभी इन सबको रिप्लेस किया है 141 ने। तो दीज आर द 4 टीडीएस स्टेटमेंट applicable from very first April 2026 in the new Income Tax Act of 2025 era। आपको अब ये पुराना नाम भूलने होंगे, सही दोगे। अच्छा, टीसीएस स्टेटमेंट जो फाइल होता है ये भी इसी प्रकार से होता है, टीसीएस का स्टेटमेंट, और टीसीएस का जो रिटर्न होता था 27 उसको रिप्लेस कर रहा है 143। तो आपको एक और नाम याद रखना है 143। ये कौन सा स्टेटमेंट है? टीसीएस का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा। ये 141 में यहां लिख देता हूं, प्रॉपर्टी परचेज, और ये टीसीएस स्टेटमेंट 143। तो 27 को रिप्लेस कर रहा है 143, याद रखिए, राइट। और सैलरी सर्टिफिकेट जो आप देते हो फॉर्म 16, अभी अभी मैंने बोला ना 3 तरीके की कंप्लायंसेस होती है। तो जो चालान, स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट की हम बात कर रहे हैं, तो सर्टिफिकेट देना होता है जब हम किसी डिडक्टर, एज अ डिडक्टर किसी का, सामने वाले का टीडीएस काटते हैं, तो हमें उसको प्रूफ तो देना पड़ेगा ना। आज आप किसी को 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है, आप उसको 90,000 ही दे रहे हो, बोल रहे हो 10,000 मैंने तेरा टीडीएस काटा, तो वो क्या मांगेगा? प्रूफ मांगेगा। तो उसे जो प्रूफ दिया जाता है ट्रेसेस के पोर्टल से डाउनलोड करके, दैट प्रूफ इज कॉल्ड टीडीएस सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट आप पहले देते थे फॉर्म 16 सैलरी के केस में, सैलरी सर्टिफिकेट। और ये जो सैलरी सर्टिफिकेट होता था बेसिकली, ठीक है, ये एनुअल बेसिस पे दिया जाता था, साल पूरा होने के बाद। अभी इसको रिप्लेस किया है 130, फॉर्म नंबर 130। यानी आप जो आज दिन तक फॉर्म 16 फॉर्म 16 फॉर्म 16 बोलते थे कि एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से एनुअली रिटर्न भरने, आईटीआर भरने से पहले कौन सा सर्टिफिकेट ले लेना है? फॉर्म 16 ले लेना है। अब क्या बोलोगे? फॉर्म 130 चाहिए। एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से मांगेगा 130। क्यों मांगेगा? क्योंकि एम्प्लॉयर ने पूरे साल भर उसकी सैलरी में से जो भी टीडीएस डिडक्ट किया होगा उसका पूरा जिक्र होगा 130 में, और ऑन द बेस ऑफ 130 आप आगे जाके अपना आईटीआर फाइल करोगे, राइट। 130 इज द प्रूफ कि आपकी कितनी सैलरी है, 130 इज द प्रूफ कि आपकी उस सैलरी पे कितना टीडीएस का डिडक्शन किया गया है एम्प्लॉयर द्वारा। 130 का 26 एस से मैच होना भी जरूरी है, क्योंकि 26 एस में भी वो सैलरी रिफ्लेक्ट कर रही होगी, वो टीडीएस रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो 130 और 26 एस का आपस में मैच होना भी जरूरी होता है। ऑलराइट, तो सेक्शन 130, सॉरी, फॉर्म नंबर 130 इज टीडीएस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सैलरी, एंड इन केस ऑफ अदर देन सैलरी, जो नॉन सैलरी सर्टिफिकेट होते हैं, जैसे हम बैंक वाले हमारे ब्याज पर टीडीएस काटते हैं, तो हम उनसे कौन सा फॉर्म लेने जाते हैं? फॉर्म 16A। अब हमें लेना होगा 131। तो देखिए यहां 2 फॉर्म और आ गए, 130 और 131। ये होगा आपका टीडीएस सर्टिफिकेट सैलरी के लिए, और ये होगा आपका टीडीएस सर्टिफिकेट नॉन सैलरी या अदर देन सैलरी के केस में। आई थिंक आपको ये 7 फॉर्म के बारे में पता चला होगा। ये 7 नए फॉर्म है, रट लीजिए, आगे जाके आपको यही सुनने में आएंगे अगर आप टीडीएस की कंप्लायंसेस में रहेंगे। आईटीएनएस 281 वो का वही है, याद रखिएगा। तो चालान जो है वो यही है। तो आपको ये याद रखना, 138 सैलरी का टीडीएस स्टेटमेंट, 140 अदर देन सैलरी का टीडीएस स्टेटमेंट, 144 नॉन रेसिडेंट का टीडीएस स्टेटमेंट, 141 प्रॉपर्टी परचेज के केस में 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदने पर टीडीएस स्टेटमेंट है। ये चालान कम स्टेटमेंट है। 3 सेक्शन को कवर किया है, 3 फॉर्म को, 4 फॉर्म को इसमें कवर किया गया है, 26QB, 26QC, 26QD और 26QE, याद रखिएगा। और 143 दिस इज टीसीएस स्टेटमेंट, ओके। 130 एंड 131 इज द टीडीएस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ सैलरी 130 और इन केस ऑफ अदर देन सैलरी 131। आई होप आपको इस वीडियो में जो नए कॉन्सेप्ट है, नए फॉर्म्स है टीडीएस के, उनके बारे में अच्छे से जानकारी हुई होगी। आपने ये भी सीखा कि क्या बदलाव हो रहे हैं, और आपने ये भी समझा कि भाई ड्यू डेट और जो मैकेनिज्म है फाइलिंग का, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है नए इनकम टैक्स में,
ये बदलाव आपके लागू होने वाले हैं। आज मैं 24 मार्च को ये क्लास ले रहा हूं, 1 अप्रैल 2026 से, यानी आप तैयार हो जाइए नए फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर के ये सारे स्टेटमेंट फाइल करने के लिए, चाहे वो 138 हो, चाहे 140 हो, या 144 हो, या 141। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स अब उदयपुर से। प्रैक्टिकल कोर्सेज आपको हमारी एप्लीकेशन में मिलेंगे। डाउनलोड करिए एप्लीकेशन, लिंक आपको ऐप का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जो कॉमर्स अब उदयपुर के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। आप चैनल को लगातार देखते रहें, सारी वीडियोस को देखिए, कोई भी वीडियो मिस ना करें। पूरे एफर्ट्स लगा के हम लोग बनाते हैं, और साथ ही साथ में अगर सीक्वेंस वाइज पढ़ाई करनी है तो फिर आप कोर्सेज की तरफ रुख कर सकते हैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंटिंग, फाइनलाइजेशन और इंडस्ट्री स्पेसिफिक बहुत सारे कोर्सेज, अकाउंटिंग और इन्वेंट्री की दुनिया के लगभग सारे सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग्स प्रोग्राम हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। जल्दी से जाइए, अपना मनपसंद कोर्स परचेज करिए। थैंक यू सो मच।